नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं आपके लिए फिर से एक बैंकिंग स्टॉक सामने लेके आया हूँ। देखिए, बैंकिंग स्टॉक डिस्कस करना मुझे सबसे पसंदीदा लगता है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक एक ऐसा सेक्टर होते हैं जिसको एनालिसिस करने के लिए एक बहुत सारे पैरामीटर्स देखना पड़ता है। और वो पैरामीटर आपको दिखाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखिए, वो पैरामीटर आपको एक बैंकिंग के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी देने वाला है। तो आज मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिखाऊंगा और बहुत कुछ जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, जो चीज़ देख के शायद आपने पहले शायद देख नहीं देखा होगा। क्योंकि आज मैं बैंकिंग के बारे में कुछ डेटा अपडेट यहाँ पे देने वाला हूँ। साथ ही साथ आज जिस बैंक के बारे में बात करूंगा वो देखा जाए तो नाम में एक मतलब प्राइवेट बैंक है, मगर इसके ज़्यादातर हिस्सेदारी देखा जाए तो एलआईसी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास है। तो चलो आज मैं बात करूंगा आईडीबीआई बैंक के बारे में। तो आईडीबीआई बैंक से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाऊंगा और क्या इस बैंक के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर पेनी स्टॉक्स है और बैंकिंग के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रोमोटर ने होल्डिंग करके रखा है अराउंड 94% समथिंग। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो आज मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद डिसीजन लेना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो बैंक कौन सा है आप देख सकते हैं, आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक जो देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक आप बोल सकते हैं। तो प्राइवेट बैंक आप बोलने के बाद भी इस कंपनी के जो प्रोमोटर है वो देखा जाए तो एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट, इस दोनों के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। अराउंड देखा जाए तो टोटल अगर इस कंपनी के ऊपर 94% होल्डिंग है, इस दोनों दोनों कंपनी के 50-50% होल्डिंग इसी कंपनी के ऊपर है। तो आज मैं बात करूंगा आईडीबीआई डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले एक न्यूज में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो न्यूज कौन सा है? तो देखिए, मैं आईडीबीआई की बैंकिंग के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं जो चीज आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का इंटरेस्ट रेट। देखिए, कोई भी बैंक में आप अगर सेविंग्स अकाउंट बनाते हैं, आप अगर एफडी करते हैं तो किस लिए करते हैं? पैसा आपको कितना रिटर्न मिले उसी के लिए ना। तो रिटर्न कितना मिलेगा उसके बेसिस से ऑब्वियसली आपको कोई भी बैंक चूज करना पड़ता है। तो जो बैंक ज़्यादा आपको रिटर्न देगा पर एनम में, मतलब एनुअली आपको जो रिटर्न मिलने वाला है सेविंग्स अकाउंट में, एफडी में, तो उसी के बेसिस से आप निवेश करेंगे। तो आईडीबीआई ने एक नया फैसला लिया पिछले दिनों में, जो फैसला मुझे लगता है इन्वेस्टर के लिए नहीं अच्छा नहीं है। ज़्यादातर देखा जाए तो ये फैसला जितने सारे बैंक्स के ऊपर निवेश कर मतलब इन्वेस्ट सॉरी बैंक के ऊपर अकाउंट्स बना के रखे, जैसे सेविंग्स अकाउंट, एफडी में रखे हैं पैसा, तो इस तरीके से लोगों को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? तो पहले आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके हैं, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर में भी जो इंटरेस्ट रेट है, जो मतलब जो एनुअली इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने मतलब अब एक एक करके बैंक सब बढ़ा देंगे। तो पहले जो फर्स्ट डिसीजन लिया आईडीबीआई बैंक ने, वो देखिए आप देख सकते हैं अप टू 5 करोड़ के अंदर 3% था। 5 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ से 100 करोड़ तक आपका इन्वेस्टमेंट है कोई भी आईडीबीआई बैंक में, तो 3.25% का इंटरेस्ट मिलते थे। और 100 करोड़ के ऊपर अगर होते तो 3.35% का इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाते। तो अभी बैंक ने एक नया डिसीजन लिया, चलो कौन सा वो डिसीजन वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। एक बेस्ट कम मतलब न्यूज चैनल है, इस चैनल पे जाकर इस डिटेल्स को देख सकते हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश करने के लिए। तो आप इस साइट में जाकर विजिट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक रेज इंटरेस्ट रेट ऑन रिटेल टर्म्स डिपॉजिट। तो रिटेल टर्म डिपॉजिट के ऊपर उन्होंने क्या किया, 25 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ाने का फैसला लिया। तो रिटेल टर्म डिपॉजिट एक ऐसा सेगमेंट है, मतलब आप रिटेल निवेशक है, आप जितने सारे आप और हम जो बैंकिंग में पैसा रखते हैं वो हम लोग क्या होते हैं, रिटेल निवेशक होते हैं। तो रिटेल का जो टर्म डिपॉजिट है, तो टर्म जो डिपॉजिट फिगर्स है उसके ऊपर कंपनी यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट मतलब मान के चलिए अगर 3% पहले वो इंटरेस्ट आपको मिलते थे, अभी आपको मिलेगा 3.25 बेसिस का आपका इंटरेस्ट मिलने वाला है। देखिए इसके भी एक कोई क्राइटेरिया है, मैं क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है आईडीबीआई बैंक टुडे अनाउंस एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट
0.25 बेसिस पॉइंट, मतलब आप यहाँ पे देखिए टर्म डिपॉजिट लेस देन 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ के नीचे आपका डिपॉजिट होगा तो आपको मिलेगा 25 बेसिस पॉइंट्स। मान के चलिए पहले था मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए 4% आपको डिपॉजिट मतलब इंटरेस्ट दे रहा था, तो अभी आपको मिलेगा 4.25% का मतलब इंटरेस्ट। देखिए आप कहेंगे सर 0.25% लेकर मुझे क्या फायदा होगा। ऑब्वियसली 0.25% का भी बहुत अच्छा खासा फायदा जरूर होता है, जितना भी मिले बैंकिंग से उतना ही खास है, क्योंकि कोई भी बैंक में निवेश करके आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम होता है। आपको अगर ज्यादा निवेश करना है तो आप स्टॉक मार्केट को जरूर चूज करिए और स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा कंपनी के ऊपर निवेश करिए। तो ये एक गुड न्यूज था, और मेरे हिसाब से इस गुड न्यूज को आपको जरूर पॉजिटिव लगा होगा, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेगमेंट हमेशा के लिए खुद का जो डिपॉजिट का जो परसेंटेज है, मतलब इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है, वो कभी बढ़ाता है कभी घटाता है, उसको बैंकिंग के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो बैंकिंग के ऊपर ज्यादा कस्टमर चाहिए, मतलब बैंक चाहते हैं उसके ऊपर ज्यादा कस्टमर रहे, वो भी सेविंग्स अकाउंट का और साथ ही साथ करंट अकाउंट का, तो उसी से सबसे ज्यादा कंपनी को फायदा होता है। तो वही बैंक अच्छा खासा फ्यूचर में कस्टमर एक्वायर करके रखेंगे तो उसको एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट जरूर मिलेगा। फिर भी देखिए मैं आपको कुछ पैरामीटर अभी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी की जो चीज आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का कासा रेशियो। देखिए एक बिग पॉइंट है, मुझे लगता है कोई भी बैंकिंग के लिए आपको एक बार गूगल में जाके कासा रेशियो सर्च जरूर करना है, क्योंकि कासा रेशियो बताते हैं कि कंपनी का हालत अभी क्या है और वो किस बेसिस से काम कर रहा है। देखिए कासा रेशियो का टोटल परसेंटेज है 54.69। तो कासा रेशियो क्या है वो आपको बता दूं। देखिए बैंक में आप सभी जानते हैं करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, इस दोनों अकाउंट्स के माध्यम से बैंक के हाथ में पैसा आता है, मतलब बैंक के हाथ में जो रुपीज आते हैं वो इस दोनों सेगमेंट के माध्यम से। तो एक बैंक के अंदर कितना परसेंटेज पैसा इस सेविंग्स और करंट अकाउंट से आ रहा है, वो सबसे बिग पॉजिटिव पॉइंट है कोई भी बैंकिंग के लिए। तो वो है कासा रेशियो। तो यहाँ पे कासा रेशियो देखेंगे तो 54% है, तो बेस्ट लेवल में है। आप कोटक बैंक जैसे कंपनी देखेंगे तो एचडीएफसी जैसे देखेंगे, आईसीआईसीआई जैसे देखेंगे, उसके भी पास इतना ज्यादा कासा रेशियो नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक ने एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देते हैं, मतलब आप इंटरेस्ट जो परसेंटेज है वो दूसरे बैंक से ज्यादा देते हैं। तो इसी के बेसिस से देखिए जिस बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा लोग क्या करेंगे, उसी बैंक में निवेश करेंगे। तो इसीलिए कासा रेशियो इसको बढ़ गया, ज्यादा कस्टमर इसके पास आ गया, वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया इसीलिए। तो आप खुद ही जाकर बाकी कंपनी का भी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी देखना है कंपनी का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको फिनोलॉजी साइट के ऊपर दिखा रहा हूँ, तो आप इस साइट को भी विजिट कर सकते हैं, बहुत शानदार साइट है, इस वेबसाइट को भी विजिट करके डेटा देख सकते हैं। तो देखिए जो चीज मैं सबसे पहले देखता हूँ वो है एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान के चलिए बैंकिंग के पास जो एसेट है, मतलब बैंक ने जो लोन दिया, बैंक क्या करते हैं, जो सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट से जो पैसा आता है उसको लोन के माध्यम से दे देते हैं। तो उस लोन से जो कमाई होते हैं वो बैंकिंग के लिए फायदा होता है। तो देखिए जो एनपीए है, तो एनपीए मतलब बैंक का जो मार्केट में जो पैसा लोन दिया उनमें से कितना पैसा बैंक इस साल में उठा नहीं पाया, अभी तक उठा नहीं पाया, वो है 1.97%। जो पिछले साल में तो 5.42%, कितना ज्यादा था, 5 साल में 9% था। ये जितना पॉइंट्स कम होगा उतना ही खास है। लेस देन 1 से कम होगा तो ही बैंकिंग के लिए खास है, क्योंकि आप एचडीएफसी कोटक आईसीआईसीआई इस तरीके से बैंक देखेंगे तो 1 से भी कम है। जितना मार्केट में पैसा कम पड़ा रहेगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास है। तो ये पॉइंट आपको जरूर नजर रखना चाहिए। और दूसरी बात एनआईएम, एनआईएम भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कितना पड़ रहा है तो ये भी आपको देखना चाहिए। जितना एनआईएम बढ़ेगा उतना ही बैंकिंग के लिए भी नेगेटिव पॉइंट्स है। तो और एक चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा वो है रिटर्न ऑफ एसेट। तो रिटर्न ऑफ एसेट क्या होते हैं, मान के चलिए बैंक ने मतलब सेविंग्स एंड करंट अकाउंट से जो पैसा बैंक के हाथ में आया उसमें बैंकिंग ने लोन भी दिया। तो लोन चुकता करने के बाद, मतलब लोन देने के बाद बैंक के हाथ में जो लोन के इंटरेस्ट बैंक के हाथ में आया, और ये जो सेविंग्स अकाउंट में दूसरों को पैसा देना पड़ेगा, मतलब जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस दोनों इंटरेस्ट को प्लस माइनस करके, मतलब मान के चलिए कंपनी का सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट में टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ा 4%, और बैंक ने लोन दिया अराउंड मान के चलिए 8% के हिसाब से। तो बैंक के हाथ में कितना प्रॉफिट आया, अराउंड आप कहेंगे सर 4%, मतलब 4% बैंकिंग के हाथ में प्रॉफिट आया।
इनमें से पूरा 4% नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे लोन डिफॉल्ट भी हो जाएगा, जैसे एनआईएम में आपको बताया हूँ। मान के चलिए बैंक के हाथ में टोटल सब फिगर माइनस प्लस करके 2% का प्रॉफिट आया। इसी को बताता है रिटर्न ऑफ एसेट, मतलब कंपनी के हाथ में कितना एसेट है। तो जितना एसेट का परसेंटेज ज्यादा रहेगा उतना ही खास है। यहाँ पे कंपनी का एसेट परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है क्योंकि पहले नेगेटिव था, अभी तो थोड़ा पॉजिटिव हुआ। जितना एसेट ज्यादा रहेगा उतना ही खास है। और एक कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब जो आपको डिटेल्स दिखाया हूँ उसके ऊपर लाइबिलिटी, मतलब बैंकिंग के कितना लाइबिलिटी है, दूसरों को पैसा देना पड़ेगा। मतलब मान के चलिए आप सेविंग्स अकाउंट करके रखे, एफडी अकाउंट करके रखे, तो आपको तो इंटरेस्ट तो बैंक को देना पड़ेगा ना। तो उसके हिसाब से कितना लायबिलिटी है बैंक के पास, 4.62%, मतलब ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग को लायबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकिंग को देना पड़ेगा। तो ये एक बिग नेगेटिव पॉइंट्स भी माना जाता है। जितना कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी कम होगा उतना ही खास है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी ज्यादा है और सीआर परसेंटेज भी थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा। तो कुछ पॉइंट्स में आपको दिखाया हूँ जिस बेसिस से इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। तो अभी कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो दिखा दूं, मतलब प्रॉफिट रेशियो दिखा दूं, तो कंपनी देखिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था, मगर बीच में 2016, 17, 18, 19, 20 इस सारे सालों में कंपनी ने कंटिन्यूसली लॉस किया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी उस टाइम खराब चला था, बिल्कुल अच्छा चल रहा था, फिर भी कंपनी उस टाइम में लॉस किया। तो आपको इस डिटेल्स को भी चेकआउट करना है। और साथ ही साथ देखिए रिटर्न ऑफ रेशियोज भी देखेंगे तो लॉसेस में है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन में है, प्रॉफिट पॉजिटिव में है। तो कुछ पैरामीटर्स पॉजिटिव, कुछ पैरामीटर नेगेटिव में है। प्रोमोटर के बारे में बात करूं तो मैं पहले भी बता चुका हूं, एलआईसी के पास और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, दोनों के पास 45% का होल्डिंग है। बाकी देखिए सिर्फ पब्लिक के पास है और बाकी एफआईएस और डीआईएस ने कोई भी माल नहीं उठा कर रखा। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी फिलहाल के लिए देखा जाए तो उतना खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं कर रहा है। तो फ्यूचर में शायद ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, तो इस कंपनी के ऊपर जरूर सोचना। फिलहाल के लिए आप इस कंपनी के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं तो छोटा मोटा रिस्क लीजिए, क्योंकि ज्यादा रिस्क इस कंपनी के ऊपर मत लीजिए क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बैंकिंग स्टॉक के बारे में जानकारी इतना नहीं रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।